बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी की मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि मुल्क इसराइल जिस तरह आज यहूदियों कौम के साथ इस कुरैश पर मौजूद है, ये हमेशा से ऐसे आबाद नहीं था, बल्कि तारीख़ की किताबों से कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि इसराइल में बाकायदा यहूदियों को लाकर बसाया गया और एक कौम की शक्ल दी गई। ये मंसूबा किस मुल्क का था और किन हुकूमतों का इसमें हाथ था, उन्हें उन्हें इससे क्या फ़ायदा हुआ और इस मंसूबे में किस कदर रिज़्क भी शामिल था। ये सब और इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो प्यारे साथियों, मौरखीन बताते हैं कि ये 1948 का ज़माना था, जब इसराइल के बाकायदा क़ियाम के वक्त करीब और 10 लाख यहूदी ऐसे थे जो मशरिक़ वस्ता यानी अरब ममालिक और अफ्रीका के बहुत से मकामात पर मौजूद थे और मुसलमान ममालिक के साथ अपनी दुश्मनी की वजह से इन मुल्कों में रहने वाले यहूदी नहायत ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे। इससे पहले कि 1947 में यहूदी इस वक्त भी गैर महफूज हो गए थे जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को अरब और इसराइली टुकड़ों में तकसीम करने का फ़ैसला लिया था और इसके बाद मुसलमान मुल्कों में रहने वाले यहूदियों के लिए हालात उस वक्त और भी बिगड़ गए, जबकि यमन में 2 मुसलमान लड़कियों का कत्ल किया गया और इसका इल्ज़ाम यहूदियों पर आ गया, जिसके नतीजे में फिर फसादात शुरू हो गए और यहूदियों पर हमले होने लगे। इस सूरत हाल को देखते हुए अमरीकी और इसराइली हुकूमतों ने यहूदियों को इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। यहूदियों को बाहिफाजत इसराइल पहुंचाना, जिसमें कोई जान भी ज़ाया ना हो, एक बहुत अहम मंसूबा था जिसके लिए खासी रकम की ज़रूरत थी। चुनांचे इसके लिए अमरीकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने तमाम माली ताउन फ्राहम किया। इन मंसूबे की मुतहतमी शक्ल देने के बाद अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने यमन के शान से रब्ता किया। उन्होंने इस शर्त पर यहूदियों को वहाँ से ले जाने की इजाज़त दी कि इनको ले जाने वाले जहाज़ यमन की सरजमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि अदन शहर से जुड़े हुए एक ट्रांजिट कैंप से, जिसे चूला का नाम दिया गया था, वहाँ से यहूदियों को उठाएंगे। ये कैंप इस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत के पास था और यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त था जब इस खुफिया ऑपरेशन की तैयारियां शुरू की गई। इस मंसूबे का बाकायदा नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट तजवीज़ किया गया और इसका बुनियादी टारगेट यमन से तमाम यहूदियों को निकाल कर बाहिफाजत इसराइल पहुँचाना है। चूँकि एक खुफिया ऑपरेशन था जिसके लिए राजदारी शर्त थी, तो खुलेआम ये ऐलान नहीं किया जा सकता। ये तमाम यहूदी एक जगह इकट्ठे हो जाए जहाँ से इनको ले जाया जाएगा, क्योंकि इस तरह वो और गैर महफूज हो जाते। चुनांचे एक मरतबा फिर यमन की हुकूमत से इजाज़त ली गई और कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई जिनका काम यहूदियों को ढूंढना और इनको इसराइल जाने के लिए तैयार करना था और साथ ही उन्हें ये समझाया जाना था कि वो किसी को भी ना बताए। इस तरीक़ाकार के साथ कई माह तक ये सिलसिला चलता रहा और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तमाम ही यहूदियों को पैगाम मिल गया और सब तैयार हो चुके थे। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ट्रॉलियों की शक्ल में लोग ट्रांजिट कैंप की तरफ चलना शुरू हो गए, जिनमें से ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी और इसके लिए वहाँ पहुँचने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तमाम मुसीबतों को पार करने और कई रोज़ के सफ़र के बाद जो वो काफ़िले ट्रांजिट कैंप के पास पहुँच गए, तो अमरीकी और इसराइली हुकूमत ने वहाँ इनके लिए पहले से ही रिहाइश और सेहत की सहूलतों के साथ साथ खुराक वगैरह का इंतज़ाम भी कर रखा था। कैंपों में मौजूद रज़ाकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी, इनकी सब वहाँ सेटल होने में मदद करे और कहा जाता है कि वहाँ पहुँचने वाले यहूदियों में अक्सरियत इंतहाई गरीब थे। यही वजह थी कि इन सब के लिए कैंपों में मौजूद खुराक, रिहाइश, बैतुल खला और दूसरी सहूलतें बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। इसके बाद 1947 में जून में जब पहला कैंप पहुंचा, तो गरीब लोग पहली बार जहाज़ देखकर डर गए और सवार होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद रज़ाकारों ने काफ़ी समझा बुझाकर उन्हें सवार करवाया और इस तरह पहला जहाज़ तकरीबन 100 यहूदियों को लेकर उड़ा और तेल अबीब पहुँच गया। यहूदियों को वहाँ उतारा गया और जहाँ वापस अदन शहर पहुँच गया, जिसके बाद यह सिलसिला सितंबर 1950 तक
ऐसे ही जारी रहा और यहूदियों को यमन से इसराइल उसी तरह खुफिया तौर पर पहुंचाया जाता रहा। ये एक इंतहाई खुफिया और यहूदियों और ख़तरनाक ऑपरेशन था, मगर उसे इतनी महारत से पूरा किया गया कि इसमें एक भी इंसान जान ज़ाया नहीं हुई थी। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन के लिए 28 जहाज़ मुसलसल उड़ते और उतरते रहे और 50,000 अफराद को ले जाया गया। इन जहाज़ों को एक महीने में तकरीबन 300 घंटे तक उड़ाया गया, जबकि अमेरिका में इनकी 90 घंटे तक मुकर्रर थी। ऑपरेशन दौरान ऑपरेशन से कम सबको निकालना ओलिन तरजीह थी, इसलिए तक ये ऑपरेशन जारी रहा हो। इस वाक़ये की तारीख बताती है कि क्रेस्टेस C-40 नामी इन जहाज़ों में इतनी सकत नहीं थी कि इस कदर बड़ा ऑपरेशन कर सके, इसलिए इन जहाज़ों को डिज़ाइन में कई तब्दीलियाँ भी की गई। इनमें इजाफी ईंधन की जोड़ना और इजाफी बेंचेस भी लगाए गए, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 50 मुसाफिर ले जाने वाले जहाज़ इस काबिल हो गया कि वो 120 से ज़्यादा मुसाफिर भी लेके जा सकता है और इजाफी वज़न के बावजूद भी ईंधन अभी भी मज़ीद कई घंटों तक काम कर सकता था। ऑपरेशन मैजिक कार्पेट को ऑपरेशन एन विंग्स ऑफ ईगल भी कहा जाता है। उन्हीं ऑपरेशंस के दौरान एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या भी पेश आया, जिसमें जहाज़ में सवार तमाम यहूदियों की जान जाते जाते बची। जब एक जहाज़ का ईंधन बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उन्हें मिस्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा रिस्क था, सब की जानों को ख़तरा था, लेकिन मौत दोनों सूरतों में नज़र आ रही थी। चुनांचे पायलट ने उतरने का फैसला कर लिया। जिसे ही इनका जहाज़ मिस्र की चेकिंग के लिए आए तो पायलट ने कहा कि मुसाफिरों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्योंकि ये सारे चेचक के मरीज़ हैं और इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। दोस्तों, उन दोनों में ये मर्ज़ इंतहाई ख़तरनाक था और लोग इससे खौफज़दा थे, इसलिए इंतज़ामिया ने काफिरों से दूर रहने में अपनी आपियत समझी और जल्दी से ईंधन देकर जहाज़ को रवाना कर दिया कि कहीं जरासीम इनके मुल्क में ना फैल जाए। पायलट ने झूठ बोलकर चालाकी दिखाई, क्योंकि यह एक खुफिया मिशन पर था। इसके जहाज़ में 150 यहूदी सवार थे जो यमन से उठाए गए थे और इसराइल लेके जा रहे थे। मुसलमानों और यहूदियों की हलाकतें हो चुकी थी, लेकिन इस पायलट के बरवक़्त झूठ की वजह से तारीख के इस इंतहाई हसास और खुफिया ऑपरेशन में एक भी इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। ये ऑपरेशन मुकम्मल होने के कई माह बाद भी दुनिया को इससे मुतालिक कुछ पता नहीं था कि यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया जा चुका है। अलबत्ता अपनी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद भी मसाइल ने इन यहूदियों का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि इसराइल को आज़ाद हुए अभी तक थोड़ा अरसा ही हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे बड़ा मसला माल का था। यानी ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में यहूदियों के मुल्क पहुंचने में सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो चुकी हुई थी। सबसे पहले आने वाले को बड़े शहरों की खाली मैदानों में कायम किए जाने वाले ट्रांजिट कैंपों में ले जाया गया, जहां वो कुछ महीनों तक क़याम पजीर रहे। इस दौरान इनकी खुराक का इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से किया गया। थोड़े ही अरसे बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई और इन लोगों को ज़रिए इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ कुछ ने खेती बाड़ी शुरू की और माशी सूरत हाल बेहतर होती गई। इनमें से कई दूसरे और बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए। इन हालात में यहूदियों के लिए अच्छी बात यह हुई कि दूसरी नस्लों की यहूदियों ने उन्हें खुशामदीद कहा और ज़िंदगियों के हर शुबे में पढ़ाई लिखाई और कारोबार और वोट वगैरह के हक़ में उन्हें अभी बराबरी के मौके दिए। इस तरह से वो जल्दी आपस में घुल मिल गए और शादी ब्याह के रास्तों में भी बन गए। ऑपरेशन मैजिक कारपेट की कामयाबी के बाद इसराइल यहूदियों को इसराइल लाने का मंसूबा बनाया, जिसके बाद कई ऑपरेशन हुए। इस सिलसिले में इराक़ से 1,92,000 यहूदियों को एयरलिफ्ट किया गया, यानी जहाज़ों के ज़रिए इसराइल लेके जाया गया। इसी तरह 1984 में सूडान के मुहाजिर कैंप पे मौजूद 8,000 एथोपियन यहूदियों को इसराइल लेके जाया गया और सन 1991 में इसराइली जहाज़ों ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर 15,000 एथोपियन यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया गया। कुछ इस साल इसके अरसे में तकरीबन 10 लाख यहूदी इसराइल पहुंच गए और यूं ये खुफिया ऑपरेशन तारीख़ का एक अहम बाब बन गया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखेगा आप